हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलिए बेटा, हमारे पास पेपर है जो आपका टेस्ट हुआ था, और इसमें हम लोग इसके पहले वाले पार्ट वन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें 7 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 30 तक की कोशिश करेंगे। 35 जो यहाँ तक हो पावे, तो मैं कोशिश करता हूँ बेटा कि यहाँ तक इसको फिनिश किया जाए। हाँ, अब ये बात रही बेटा कि इस क्वेश्चन के विषय में, तो क्वेश्चन हमने पूरा देखा है, सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो जब देखा बेटा कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट का मतलब यही होता है कि जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आने की प्रोबेबिलिटी बेटा ना, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जिसको आने की प्रोबेबिलिटी भी हो और उसके मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी भी, यानी कि गलत होने की चांसेस जहाँ पर हो, यानी कि कुछ टेक्निकल हो, कुछ टफ हो। बाकी तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि कोई डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल है, सीधे फार्मूले पे दिया हुआ है, वैल्यू पुट करनी है, तो उतना तो कैलकुलेट बेटा आप जानते हो, अच्छी तरह से आपको पता है। लेकिन जहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस कि जहाँ पर यदि आया या इस तरह का आया तो मिस्टेक होने की चांसेस होती हैं, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए इम्पॉर्टेंट वही है जो आपको नहीं आता है, जो आता है वो तो आपका है ही। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पूरे पेपर में हैं, और मैं इस पेपर को चलिए सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए होंगे, ना किए हो यदि आप पहली बार आए हो बेटा, तो यहाँ पर नीट का इस 1 महीने का भी टाइम है आज से लगभग। तो इस 1 महीने में हम कोशिश करेंगे कि हर 24 आवर्स या 40 आवर्स के अंदर हम जो है आपको एक वीडियो फर्स्ट क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का दूँ। क्वेश्चंस को ही कराना है इस समय, मैक्सिमम केवल अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। तो फिलहाल चलिए आइए अब जैसे इस पेपर को देखा जाए। पेपर आपके पास होगा बेटा, तो पेपर व्हाट्सएप ग्रुप में पेपर है बेटा, और यह पेपर हम लिंक्डइन पर भी परहैप्स हमारे सब वहाँ पर भी भेजा गया होगा, तो वहाँ पर भी होगा। और जो लोग न जुड़े हुए हैं लिंक्डइन पर हमसे, तो वहाँ पे जुड़ सकते हैं बेटा। और टेलीग्राम चैनल पर भी है पेपर, तो P100 फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल बेटा, तो वहाँ से भी आप इसको पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद बेटा कि मैं क्वेश्चंस को बताते भी चल रहा हूँ कि क्या दिया हुआ है। जो लोग ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं, जिनको हार्ड कॉपी जिनके पास में है, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बेटा। तो आप देखिए क्वेश्चंस को आप कैसे किए हुए थे, और अभी तक आपने इस पेपर को पूरा 100% सॉल्व कर लिया है कि नहीं कर लिया है। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं, तो उनको भी पेपर में उसी दिन जब टेस्ट हुआ था, तो जानते हैं कि ऑनलाइन भी टेस्ट होता है, तो हमने पेपर उनको भेज दिया था। तो हो सकता है कि आपके पास वो पेपर हो ना हो, तो भी आप जो है ग्रुप में यदि जुड़े होंगे तो ग्रुप में पेपर अवेलेबल है बेटा। फिलहाल आइए चलिए तो फिर क्वेश्चन को समझते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि हमारे साथ मैं क्वेश्चंस को बोलते जा रहा हूँ, और आप कोशिश करिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने की मेरे साथ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, और हम चलते बेटा कि क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 पेपर पे क्या क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि यह एक रॉड है, कोई एक रॉड है, और द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 2L, इसकी पूरी लेंथ बेटा 2L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2L इसकी लेंथ है। और क्या दिया बेटा इसमें, और कह रहा है इसमें कि 2 लेंथ है और मास इसका m है। तो मास m है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बेटा पूरा मास इस रॉड का m है। ओके, तो ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको एक्सिस पता होनी चाहिए कि किस एक्सिस पे हमको बताना है। तो एक्सिस दिया हुआ है बेटा, x डैश एक्सिस दिया हुआ है, और अब आपसे पूछ रहा कि इस एक्सिस पर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो बेटा अब यह एक्सिस कहाँ पर दिया हुआ है, तो एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पर मिड पॉइंट से, ठीक, मिड पॉइंट से होता हुआ एक इस तरह से एक्सिस बनी हुई है। यहाँ पे नाम दिया है x, यहाँ पे नाम दिया है x डैश। तो इस पे इसके अबाउट आपको इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है। मीन्स व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x डैश। ओके, और कुछ और बातें दी हुई, और क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यह एक्सिस इस रॉड से कितना एंगल बना रही है, ये दिया हुआ है अल्फा। तो अल्फा एंगल इज आल्सो गिवन, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड दैट वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट द गिवन एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बेटा, अबाउट x डैश, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रही है। चलिए
अब आप चाहे तो यहाँ पर वीडियो को रोक करके सॉल्व करने की कोशिश करें। आंसर देखें अपना बेटा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया बेटा फर्स्ट ऑप्शन है 1/3 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। दूसरा ऑप्शन है ml²/12 साइन स्क्वायर एल्फा। तीसरा 1/6 ml स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। और चौथा ऑप्शन है ½ ml स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा, यानी सभी में साइन स्क्वायर है। चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके बेटा, क्वेश्चन देख लिया, नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन को। जल्दी फटाफट कॉपी पे जल्दी से खींच दीजिए, खींच करके वीडियो को वहीं पर रोक करके पॉज करके तुरंत आगे आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। और आइए अब इसका सलूशन देखिए बेटा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं ऐसे किसी क्वेश्चन को करने के लिए दो प्रोसेस हमारे पास होते हैं बेटा। किसी ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है इंटीग्रेशन प्रोसेस, यानी छोटा सा एक यहाँ पे एलिमेंट ले लूँ मैं, यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट ले लूँ dx, और इस एक्सिस व एलिमेंट की डिस्टेंस परपेंडिकुलर हो जाएगी, और उस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दूँ पॉइंट मानते हुए, और पॉइंट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके प्रॉपर लिमिट लेकर इंटीग्रेट कर दीजिए l बराबर 0 से लेकर के l तक, और l बराबर 0 से लेकर के 2l तक वैल्यू आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की निकल जाएगी। ये प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस विदाउट इंटीग्रेशन, आसान वाला प्रोसेस। तो आइए वो भी बताता हूँ। तो आपके लिए नीट वाले बच्चों के लिए, अब जैसे IIT वाले ही इसको भी तो उनको तो आसान पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन उससे भी आसान है विदाउट इंटीग्रेशन। कैसे, आइए दिखाते हैं बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अभी एक तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वहाँ पर करिएगा, इस तरह से करिएगा। कैसे, चलिए जैसे मान लो बेटा कि यह एक रॉड है, ये रॉड है, ओके। लेंथ इसकी दिया हुआ है 2l। इसका मीन्स ये हुआ कि जिस एक्सिस पर हमको यही इस एक्सिस पे पूछ रहा है, बताने को कह रहा है इस एक्सिस पर, तो ये हमारी एक्स रिक्वायर्ड एक्सिस है x, और x डैश ये हमारी एक्सिस है, और यहाँ पर है अल्फा है। तो हम लोग जानते बेटा कि जो आपके पास दो ही थ्योरम है, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, दूसरा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इन दो के अलावा तो तीसरी कोई थ्योरम है नहीं ऐसे किसी इसके लिए। तो आप क्या करेंगे, आपको इसको कुछ नहीं करना, आपको करना केवल ये बेटा कि हमको या तो हम एक्सिस को ट्रांसफ़र करें, या एक्सिस जहाँ पर है वहाँ पर ऐसे ही रहने दें, रॉड को थोड़ा सा घुमा दें, यानी कि इफेक्टिव लेंथ इसको या तो पैरेलल बना दें या तो परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट लगा दें। तो द बेस्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर होती है, और जब रॉड के टेंजेंट पर यानी कि एक किनारे पर परपेंडिकुलर लाइन होती है, रॉड के परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो उसकी मोमेंट ऑफ 1/3 ml स्क्वायर होती है। तो इसको क्या करिए, इस रॉड को दो पार्ट में बांट दीजिए, एक पार्ट इधर का एक पार्ट उधर का। तो जब इधर का बांटेंगे बेटा, तो चूंकि पूरी लंबाई 2l है तो ये लंबाई l हो जाएगी, और ये भी लंबाई l हो जाएगी। मास यम है, पूरे रॉड का मास यम है, तो मास यहाँ पर कितना हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, और इधर का मास भी m/2 हो जाएगा। पक्का? अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है? अब इसके बाद करना बेटा ये कि इस रॉड का ये l है ना, ये l है, ओके। तो यदि हम इसका कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट ले लें हम रॉड का, यानी रॉड को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें। मन में सोचो कि इस एक्सिस पर यदि रॉड होता, यहाँ रखा होता, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती। ये सोचो कि रॉड यदि यहाँ पे होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की कितनी होती है, ऐसे सोचिए। रॉड यदि यहाँ पर होता ना रखा हुआ, यदि रॉड यहाँ पे होता तब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, दिमाग में सोचे थोड़ा सा। ओके, चलो हो गया, बन गया बेटा। चलिए, तो यदि रॉड यहाँ पे होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती। या देखिएगा, यह एंगल है अल्फा, ये एंगल अल्फा बेटा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये एंगल कितना बन जाएगा, ये अल्फा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है 90 है, अल्फा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। ओके, अच्छा ये एल है, तो इस पर क्या बनेगा बेटा, ये बेस बनेगा इस एंगल के लिए, तो इस पे क्या आ जाएगा, एल कॉस 90 माइनस अल्फा आएगा बेटा। यानी कि क्या लिख सकते हो, एल साइन अल्फा। देखो बेटा, एल साइन अल्फा हो गया। यानी
कि आपने क्या किया, इस रॉड को आपने यहाँ पे ला दिया, मन में सोच लिया कि रॉड किस पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। यानी कि रॉड का आप कंपोनेंट ले रहे हैं, एक्सिस से उसको परपेंडिकुलर बना दीजिए रॉड को कंपोनेंट ले करके। अब यदि मैं ये जो एल था, एल के स्थान पे यदि यल साइन अल्फा रख दूं, तो यह रॉड अब इस एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। देखिए बेटा, ये परपेंडिकुलर हो गया ना, इसके 90 डिग्री भी हो गया ना, या रॉड और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री 90 डिग्री हो गया। ओके, अब ये क्वेश्चन आसान हो गया, अब आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मास कितना था, पूरे रॉड का मास यम था, तो यह m/2 यानी कि इस रॉड का मास कितना बेटा, m/2 है। अब m/2 है, तो अब यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम I1 माना कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, कितने पार्ट की, हाफ पार्ट की। यहाँ से लेकर बेटा देखो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि हम रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, मान रहे हैं I1 है, और इधर को मान लिया I2 है। ओके, तो देखो बेटा, अब I1 की वैल्यू निकाल दिया। I1 बराबर क्या होता है, टेंजेंट के अबाउट 1/3 ml², तो 1/3 यम कितना बेटा, 2 है, मास m/2 है, यल के स्थान पे यल साइन है, तो एल साइन अल्फा का स्क्वायर लगा दिया बेटा। अब आया कितना, तो I1 = 1/3 m/2 l² साइन स्क्वायर अल्फा हो गया। तो ये हमारा I1 आया। क्या I2 भी कितना होगा, I2 जस्ट वही एंगल आप सामने, जस्ट वही उतना ही होगा, मीन्स कि I2 भी देखो कितना होगा, तो I2 भी वही होगा, 1/3 m/2 l² साइन स्क्वायर अल्फा होगा। हो गया बेटा। अब पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हुआ, तो I बराबर कितना हो गया, I1 + I2 मीन्स कि I बराबर कितना हो गया बेटा, 2 × 1/3 m/2 l² साइन स्क्वायर अल्फा हो गया बेटा। अब 2 से कैंसिल हुआ, I बराबर कितना होगा बेटा, I बराबर 1/3 m/l² साइन स्क्वायर अल्फा। Okay, so that is the answer, and option number first is the correct option. Okay, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो केवल देखिए, अब ऐसे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, अब इसको इंटीग्रेट करके आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आसानी से सॉल्व करें। कुछ देखो बेटा, कुछ करना नहीं है, अल्फा 90 - अल्फा हो जाएगा। ये बेस है, बेस पे यल कास जानते ही हो बेटा। अब बेस पे यल कास का मतलब क्या हो जाएगा, एल साइन अल्फा हो जाएगा। बस इतना ही काम कर दिया बेटा। और ये पार्ट का एक पार्ट का निकाल लिया, फिर एक पार्ट का निकाला, दोनों पार्ट का आपस में सम कर दिया, और आपका आंसर तुरंत बस। अब इस क्वेश्चन को आप ये नहीं कह सकते ना कि हम बहुत कठिन है या नहीं आ रहा है, नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा आपको। और बहुत आसान भी है, देखिए कितना टाइम लगा, कुछ नहीं। अब एग्जाम में जब करेंगे, समझाना नहीं आपको, खाली आंसर मारना है, तो देख करके बस थोड़ा सा मन में सोच करके मार सकते हैं आप आंसर इसका। ठीक है बेटा, चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आइए जरा देखते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है। तो बेटा 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, इस क्वेश्चन में कि कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 m एंड लेंथ 2l इज बेंट टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन। ओके, यह एक कोई रॉड है बेटा, यूनिफॉर्म एक रॉड है कोई, ठीक है, और इसको बेंड किया गया, इसको बेंड किया गया। इसकी पूरी लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कह रहा है कि 12l है, 12l है। और मास कितना बेटा, और मास यूनिफॉर्म थिन बार ऑफ मास 6 m, और पूरा मास बेटा इसका दिया है 6 m। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है बेटा। तो पूरा रॉड का पूरा मास, यानी कि ये है पूरा बेटा, देखो यहाँ पर बना दे थोड़ा सा रॉड की जैसा, ये है हम लोग का पूरा रॉड। ओके बेटा, तो ये पूरा रॉड है, लेंथ इसकी है 12l और मास है 6 m। अब हेक्सागन बना रहे हैं इसको, तो हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बना दें, अप्रॉक्स एक डायग्राम ड्रा कर दें। तो यह एक
रेगुलर हेक्सागन बनाने की हम कोशिश कर बेटा। तो एक रेगुलर हेक्सागन है यह, तो हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन बन गया बेटा। अच्छा, अब बेटा यहाँ पर यदि इसका मतलब ये हुआ कि 12L है पूरा, तो जब आप रेगुलर हेक्सागन बनाओगे बेटा तो 6 साइड बनेंगी, तो 6 साइड बनेंगी तो 12L में 6 से डिवीजन कर दें तो एक की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि 2L आएगी बेटा, 2L आएगा। और एक का मास कितना होगा बेटा, एक, हाँ बेटा चलो बेटा देखो, तो एक का मास कितना होगा, तो मास ऑफ ईच बराबर हो जाएगा m। तो हर रॉड का मास है m और लेंथ है 2L। सेंटर ये जानते बेटा कि हेक्सागन रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी ये होती है कि ये साइड तीनों साइड आपस में बराबर होती है। तो जब तीनों साइड आपस में बराबर हुई तो ये लेंथ L हो जाना है, ये लेंथ भी L हो जाना है, क्योंकि 2L पूरा है तो आधा। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। जब परपेंडिकुलर ड्रा करोगे बेटा तो ये है L, ये भी, ये लंबाई तो पता ही है, ये भी है कितना, तीनों बराबर होते हैं ना बेटा। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल कितना होंगे, 60 होंगे। ये भी देखो बेटा, ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल 60 होगा, ये भी एंगल पूरा 60 था, अब ये 30 हो गया, हाफ किया तो 30 हो गया एक साइड का। अब देखो ये भी L है, ये भी L है, और ये कितना बेटा, ये पूरा 2L था तो ये 2L है यहाँ, ये वाला ये 2L है बेटा। तो ये साइड पूरा, ये साइड 2L थी, ये भी साइड 2L, ये भी साइड 2L। अब केवल हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं क्योंकि हमको ये सामने की साइड चाहिए। तो सामने की साइड के लिए बेटा 2L का स्क्वायर कर दिया जाए, इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूस हो गया, इसका स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर माइनस कर दूं, यानी कि ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस हमको दिख रही है बेटा, ये वाली मान लिया R मान लेता हूं इसको, तो R बराबर कितना होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर यानी कि 2L का होल स्क्वायर माइनस L का होल स्क्वायर, मीन्स R की वैल्यू कितनी है बेटा, अंडर रूट 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। अब R बराबर कितना हुआ बेटा, तो 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर निकाल दो बेटा। तो L हमारा 2L बेटा ना, तो हमारा L कैपिटल में बेटा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो L ये कैपिटल बेटा, ये 2L है बेटा, सॉरी ये L है बेटा, कैपिटल L में है, ये भी L है, हाँ बेटा ये भी L है बेटा, और ये भी कैपिटल L में करिएगा। देखो बेटा 4L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 3L स्क्वायर, तो L रूट 3 होगा बेटा। तो ये जो इस रॉड का सेंटर से डिस्टेंस आ गया, ओके, तो अब रॉड का सेंटर से डिस्टेंस आ गया बेटा, ये डिस्टेंस आ गया। तो आपको अब जैसा देखो बेटा, जब ये डिस्टेंस आ गया, सेंटर यहाँ पर है, ये डिस्टेंस आ गया रॉड का, तो अब हम एक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। अब ये पूरा क्वेश्चन ऐसे बन गया है, उसे सिंपल में बता दूं। अब ये है एक रॉड था बेटा जिसकी लंबाई थी 2L, मास था जिसका m, यह एक रॉड था, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से जो डिस्टेंस था सेंटर का एक्सिस जो है बेटा, इस एक्सिस पे पूछा है, सेंटर के अबाउट पूछा गया है हेक्सागन के, तो अब ये है L रूट 3 है। अब इसके अबाउट हमको इस रॉड की, यह रॉड है और इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इस पे बतानी है। ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो पहली बात ये कि अब बेटा ये ऐसा क्वेश्चन, तो हम थ्योरी पढ़ाते समय, जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़बरदस्त, जो क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन में पढ़ते हैं बेटा, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और जो लोग ऑनलाइन पढ़े हुए हैं तो उनको भी पहले बार वीडियो जो भी मिला होगा आपको, तो वहाँ पर ये सब सारी बातें मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह से क्लास सारी क्लासेस लिया था, तो वहाँ पर मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हूँ, बताया हूँ। अभी भी वीडियो अवेलेबल है, अभी भी जाके आप सब कुछ देख सकते हैं। तो फिलहाल चलिए बेटा, तो यहाँ पर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी, तो I बराबर, कौन सा केस है बेटा, केस कौन सा है, तो केस है
ट्रांसफ़र ऑफ एक्सिस का केस है, यानी कि बॉडी यहाँ पे है, वस्तु यहाँ पर है और एक्सिस यहाँ पर है। करते क्या हो इसे, ऐसे क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि आप इसको उठाओ यहाँ पे रख दो ला करके। तो अब देख बेटा, तो अब वहाँ से उठाते हो और यहाँ पर ला करके इसको मन में सोचते हो कि हमने यहाँ रख दिया है। अब देख बेटा, एक्सिस ये थी, रॉड के पर जस्ट मिडिल पॉइंट पर है, परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है 1/12 m। पूरा रॉड की लंबाई 2l बेटा, तो 2l बेटा यहाँ देखो बार बार स्मॉल बन जा रहा है, कैपिटल है, तो 1/12 m क्या लंबाई कितनी है 2l का होल स्क्वायर। अब प्लस और क्या हुआ, तो जानते हो कि जब एक्सिस दूर होती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब इसका निकालते हो तो यहाँ पर क्या छूट जाता है, क्या छूटा रहता है वहाँ पर, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, और मास कितना है जानते ही हो, तो अब मास है m, तो m कितने दूरी पर छूटा बेटा, तो कितने दूरी पर छूटा हुआ है, तो mL√3, तो L√3 का होल स्क्वायर। ओके, ये L√3 है। L√3 ये बेटा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बेटा, तो एक का रॉड का हम लोग निकाल रहे हैं, तो 1/12 m इंटू 4l² प्लस ml², 3ml², तो 3ml²। ओके, चलो अब यहाँ से कितना है बेटा, ये आ गया हम लोगों का 4 से कटा 3 आ गया, तो I1 बराबर कितना हो गया, तो I1 बराबर हो गया बेटा हाउ मच, I1 बराबर 1/3 ml² प्लस 3ml²। ठीक, अब कितना हो जाएगा बेटा, I1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 3 और 9 110, तो 10/3 ml²। तो बेटा 10/3 ml² एक किससे आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक रॉड के मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतना ही सबका होगा, इतना ही सबका होगा, तो इतना ही सबका होगा, तो I नेट कितना हो गया बराबर 6 इंटू I1 कर दिया जाए, है कि नहीं, 6 रॉड है सब, तो सबका हमको प्लस करना है, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 करना है, तो क्या करना है 6 इंटू I1 कर दें। अब I नेट कितना हो गया, तो I नेट बराबर 6 और इंटू 10/3 ml², 3 से कट गया बेटा, और ए I नेट बराबर कितना हुआ 20 ml²। तो ये था क्वेश्चन। अब क्या कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन आएगा आपके नीट में जो 3 मई को होने जा रहा है, तो क्या इससे टफ आएगा, नहीं, आसान होगा। तो अब ये नहीं जरूरी है कि हाँ यही आएगा, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमको इसलिए करने होते हैं कि यदि किसी भी टाइप का कुछ भी आ गया, जैसे कट करके निकालने का, डिस्क में से कट करके निकाला जा रहा है, स्फीयर में से कट करके निकाला जा रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बेटा देखो आपको तैयार है या नहीं तैयार है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक कोन है, कोन के ऊपर कोई एक स्फीयर रख दिया गया है, वुडन का एक ज्योमेट्री है जिसमें एक कोन बना हुआ है, कोन के ऊपर एक रखा हुआ है बेटा, एक का स्फीयर, सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है। अभी इस सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता नहीं है। ओके, अब जैसे मान बेटा कि एक स्क्वायर प्लेट है, उसमें से 4 होल बना दिया गया है, कट करके निकालना है, 4 डिस्क निकालना है। कोई सी प्लेट में से, रेक्टेंगुलर प्लेट में से 4 डिस्क निकालना है, कट करके होमोजीनियसली। अब क्या अब ये नहीं है कि हाँ तो देखो बेटा, अब कोई भी हम नाम लो तो आज के डेट में आज के डेट में वो क्वेश्चन लगना चाहिए। और जानते हैं कि वैसे भी 6% लोगों को ही MBBS मिल रहा है, ओनली 6%, ओनली 6% स्टूडेंट विल गेट द MBBS गवर्नमेंट कॉलेज, इतना ही मिल रहा बेटा। 25 लाख बच्चे लगभग बैठेंगे, 24 से 25 लाख, और 24 से 25 लाख बैठेंगे बेटा, और उसमें से जानते हैं कि 1,10,000 टोटल गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की सीटें हैं, और लगभग गवर्नमेंट की सीट है 55 से 56,000, और इससे 2-4 हज़ार ज़्यादा प्राइवेट है।
यानी कि आपका टारगेट, मैं जानता हूँ कि कभी भी किसी भी अच्छे स्टूडेंट का टारगेट प्राइवेट नहीं होता। प्राइवेट तो तब होता है जब आदमी बड़े मजबूरी में 8 साल 10 साल 5 साल लगा चुका है, नहीं हो रहा है, नहीं कर पा रहा, नहीं बीट कर पा रहा, नहीं क्वालिफाई कर पा रहा है, तब फिर आदमी सोचता है उससे विषय में। और कौन सोच सकता है जिसे 5 करोड़ रुपए होगा? 5 साल में 1 करोड़ के नीचे कहीं फीस है नहीं। तो अच्छे कॉलेज, और गवर्नमेंट कॉलेज में बेटा प्रोफेसर मिलते ही नहीं पढ़ाने के लिए, मेडिकल कॉलेज में अच्छे हैं ही नहीं, तो फिर बताओ प्राइवेट भी कहाँ से मिलेंगे? तो 1 करोड़ फीस, टीचर्स भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं बहुत अच्छी, तो फिर आलो तो अलग के मैटर्स है। लेकिन हमको तो प्लीज अपना रैंक लाना है कि हम गवर्नमेंट सीट में आए। तो 50,000 के अंदर रेशियो निकाल लो बेटा, लगभग 5%, 6%, 5.5% के आसपास आएगा। और जानते हो कि यह किसी भी मेडिकल के स्टूडेंट के लिए फिजिक्स यदि अच्छी कमांड हो जाए तो फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन कंपटीशन है, पेपर आसान भी हो सकता है, पेपर टफ भी हो सकता है, तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता मेरिट पर। यदि आप अच्छे हैं तो आपको सीट मिलेगी, यदि आपका नहीं तैयार है, आप अच्छे नहीं है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, चाहे पेपर टफ हो चाहे पेपर आसान हो। तो 2025 अभी आपको याद होगा पेपर कैसा था। तो फिर आप ये हम उसी लेवल का प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। ओके, तो अब जैसे मान लीजिए किसी का बेसिक बिल्कुल फंडा नहीं तैयार है और वह वीडियो को देख रहा है इस प्रेजेंट टाइम में, तो थोड़ी सी दिक्कत तो आपको होगी कि मीन्स की बेसिक ही नहीं पता है। थ्योरम पैरेलल आप ऐसा 1/3 देखो बड़ा। अब यहाँ पर जैसे हमने लिखा कि 1/3 ml² होता है, तो हमने डायरेक्ट लिखा ना यहाँ पे 1/3 ml² होता है बेटा। अब जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ाई नहीं थी या यहाँ पे लिखा बेटा कि 1/12, वो इसे 1/3 पहले वाले क्वेश्चन में था। तो अब यहाँ पर अभी मान लो ये बेसिक नहीं क्लियर है तो कैसे होगा? मान लो अब यहाँ पर मैथ जो है, मैथ नहीं क्लियर है, अंदर ये डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो, सेंटर से डिस्टेंस स्टार्ट की यहाँ से सेंटर से डिस्टेंस नहीं निकाल पा रहे हो, तो फिर कैसे क्लियर होगा? है कि नहीं? तो ये बेसिक के बाद ये सब हमारी जो बातें हैं वह बेसिक लर्निंग के बाद की हम बातें सारी बोल रहे हैं। जब बेसिक क्लियर हो गया होगा उसके बाद की हम बातें बोल रहे हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा बेटा? देखिए क्या कह रहा है कि डिस्क इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। कोई डिस्क है, कोई डिस्क है बेटा, और यह ओमेगा नॉट से अपनी एक्सिस पे घूम रहा है। इसकी स्पीड है कितना? ओमेगा नॉट इसकी स्पीड है। ओके, अच्छा अब ये क्या रहा है बेटा? कह रहा है कि ये डिस्क इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग टॉर्क इज अप्लाइड टू द स्टॉप इट। मतलब एक कांस्टेंट टॉर्क इस पर लगाया गया रोकने के लिए। जानते हैं कि जब भी कोई बॉडी रोटेशन मोशन कर रही होती है तो उसे रोकने के लिए टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बॉडी जब लीनियर मोशन कर रही होती है तो उसको रोकने के लिए फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, तो इसको रोकने के लिए टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो कह रहा है कि द एंगुलर वेलोसिटी बिकम्स ओमेगा नॉट बाई 2। अब कह रहा है कि जब हम रोक रहे थे इसको तो इसकी वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाती है। कितने रोटेशन के बाद में? n रोटेशन के बाद में, n रोटेशन के बाद में हो जाती है। तो कह रहा है कि बताओ कि कितने रोटेशन के बाद ये पूरा फुली स्टॉप हो जाएगा। चलो बेटा, तो अब ये वेलोसिटी बेटा अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यह इस तरह से बेटा इस तरह से घूम रहा है, तो आपने पर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा, हमने फोर्स किधर लगाया बेटा? एंटी टार्क प्रोड्यूस करना होगा, तो हमने फोर्स लगाया और यहाँ पे टार्क बना, और ये टार्क बना तो टार्क बराबर होता है RF sin थीटा होता है बेटा, RF sin थीटा। ओके, तो टार्क बराबर होता है RF sin थीटा। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर क्वांटिटी बेटा टॉर्क, तो बराबर यानी कैसे लिखते हो? वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F लिखते हो, इसको टार्क बोलते हो ना, जिसको हिंदी में बल आघूर्ण बोलते हो। हाँ, बल आघूर्ण ही बोलते हो बेटा। तो सुनो, तो टार्क बराबर ये हो गया। अच्छा अब जा देखना बेटा, तो मैक्सिमम टार्क कितना होता है? RF होता है, क्योंकि साइड 90 हो जाएगा, एंगल 90 हो जाएगा, तो R और F के बीच का एंगल जितना बेटा ये 90 है ना, ये 90 है। ये फोर्स लगा हुआ बेटा, ये और ये R है। चलो अब जा देखना बेटा, तो अब ये तो टार्क हो गया, तो टार्क को रोक रहा है। यानी टार्क करता क्या है? तो टार्क जानते बेटा कि रिटार्डिंग एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। तो रिटार्डिंग एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो जानते बेटा कि टार्क बराबर क्या होता है? I अल्फा होता है। तो अल्फा बराबर क्या होगा? टार्क अपॉन I होता है ना बेटा। तो अब चूंकि न्यूमेरिकल्स में हमको आसानी से तुम इसका आंसर दे सकते हो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो कैसे प्रोसीड करोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल में तुमको बताते चल रहा हूँ साथ में कैसे प्रोसीड करोगे इस क्वेश्चन में। अब आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? दिया है बेटा कि जब ये टार्क हम लगाए रोकने के लिए, तो आफ्टर ना, कह रहा है कि आफ्टर एन रिवॉल्यूशंस
कह रहा कि आफ्टर एन रिवॉल्यूशंस स्पीड इसकी ओमेगा डैश बराबर कितना हो जाती है, ओमेगा नॉट बाई 2 हो जाती है। ये दिया हुआ तुमको। तो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच फर्दर, आफ्टर हाउ मच कंप्लीट रोटेशन इट विल फुल स्टॉप। तो दिस इज द क्वेश्चन, आस्किंग दिस क्वेश्चन, ओके। यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ द रोटेशन इन विच दिस रोटेटिंग डिस्क विल फुल स्टॉप। तो यू हैव टू फाइंड, तो माइंड नाउ। तो अब ओमेगा नॉट बाई 2 वेलोसिटी हो गया बेटा। चलो अब जानते हो कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहला काम किया जाता है कि अल्फा का मान जो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, फोर्स तो कांस्टेंट लगा हुआ है इसके ऊपर, टार्क कांस्टेंट है। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करते हैं ना कि सबसे पहले चाहे वह मान लो लीनियर मोशन का सवाल है तो एक्सेलरेशन, यहाँ पर रोटेशन का सवाल है तो एंगुलर मीन्स रिटार्डेशन। तो पहले इसको निकाल लिया जाता है कि एंगुलर रिटार्डेशन कितना है। चलो कैसे आएगा बेटा, थर्ड इक्वेशन लगा दो, थर्ड इक्वेशन लगा दो बेटा। ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है जानते हो, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा होता है ना बेटा। अच्छा अब यही बात और बेटा, यहाँ पर चूंकि रिटार्डेशन अल्फा को रिटार्डेशन मान रहे हैं बेटा, तो ये माइनस हो जाना है, यानी कि यहाँ लगा दूँ ओमेगा नॉट बाई 2 लगा दूँ, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। अच्छा ए कितना बेटा, ये है ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया, और ये रिटार्डेशन का केस है तो माइनस कर दो, -2 अल्फा कर दो बेटा। और ए के चक्कर जब रोटेशन डेल्टा थीटा मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ए के रोटेशन में 2 पाई एंगल कवर होगा, तो एन रोटेशन हुआ है तो 2 पाई एन थीटा का मान कितना हो जाएगा बेटा, तो 2 पाई एन, ओके 2 पाई एन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, अब इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर लागो, तो ये हो जाएगा 4 पाई, देखो बेटा 2 × 2 4 हो गया, 4 पाई अल्फा, 4 पाई अल्फा एन, 4 पाई अल्फा एन बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 लिख सकते हो आराम से। चलो बेटा अब 4 पाई अल्फा एन बराबर 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 देख सकते हो बेटा। अब जा देखिएगा, मैं पूरा डिटेल आपको बताते चल रहा हूँ। तो अल्फा की वैल्यू अब निकाल लो, तो अल्फा बराबर नीचे 4 चला जाएगा बेटा, तो 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करो 16 पाई एन, तो ये आपको अल्फा की वैल्यू आ गई। यानी कि अब आप क्या पा गए, रिटार्डेशन पा गए। ये एंगुलर रिटार्डेशन रहा ना, ये क्या था, एंगुलर रिटार्डेशन था बेटा, था ना बेटा, ये एंगुलर रिटार्डेशन। जब एंगुलर रिटार्डेशन पा गए, अब ये फुली कब रुक जाएगा, बस यही आपको बताना है। अब फुल स्टॉप के लिए बेटा ये 0 हो जाना है, और स्पीड अभी कितनी हो गई थी, ओमेगा नॉट बाई 2 तो हो ही चुकी थी, स्क्वायर माइनस, अब जो बेटा 2 अल्फा अगेन 2 अल्फा, तो अगेन 2 अल्फा, अल्फा का मान तो पता ही है, तो 2 × अल्फा यानी कि 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन कितना 16 पाई एन इंटू क्या बेटा -2 अल्फा डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा यानी देखो बेटा डेल्टा थीटा मीन्स कि 2 पाई एन डैश, और यही एन डैश की वैल्यू हम लोगों से पूछा गया था। तो माना हम लोगों ने कि एन डैश रोटेशन के बाद में वह फुली रुक जाएगा। चलो और अब देखते बेटा, अब दोनों को बराबर कर दिया जाए, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 बराबर कितना हो गया बेटा, यहाँ पे देखना बेटा, ए होगा 2, ए हुआ 2, 4 हो गया। अच्छा पहले हाँ चलो ठीक है यहीं कर देते बेटा, ये 4 हो गया, तो 2 और 2 4 हो गया, और 4 से इसको कट किया बेटा, ये 4 पाई एन हो गया, पाई से यह पाई भी हट गया, तो नीचे क्या बचा 4 एन बचा। देख लो बेटा ठीक से, 2 ये भी है 4 है बेटा, तो 4 से 4 बचा, पाई से पाई भी कैंसिल हो चुका है, ठीक है। चलो बेटा अब क्या आया, 3 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 4 एन आया ना बेटा, तो ये आया 4 एन, और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे है एन डैश, ये है हम लोग के पास। अच्छा अब बेटा 4 से 4 भी हट जाएगा, और ओमेगा नॉट से बेटा ये ओमेगा नॉट भी तो हट गया। अब ये एन इधर चला गया बेटा, तो एन डैश बराबर एन अपॉन 3, और यही है क्या फैंटास्टिक आंसर। तो यही था बेटा फैंटास्टिक आंसर, और आंसर था इस क्वेश्चन का, आंसर वाज ऑप्शन नंबर डी n/3, तो आंसर वाज डी ऑप्शन। अब
बेटा पूरा मैकेनिज्म कैसे हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चंस को, एक बार चाहें तो आप देखें फिर से। देखिए अब इतनी शार्पनेस आपको चाहिए एग्जाम में बेटा, है ना। देखिए अभी जितना मैं तो सब फिर डिटेल आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में अपने 1 मिनट के अंदर ही उसका आंसर देना है। एवरेज से देखेंगे आप तो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 1 ही मिनट मिलेगा। और यदि फिजिक्स में कमांड हो गई तो नीट में MBBS गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS मिलना फिक्स है, और आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आपको एम्स मिल सकता है बहुत आसानी से। यदि फिजिक्स सही है बेटा तो एम्स मिल जाएगा। देखिए बेटा, है ना, ये है आपका डिटेल्ड कंसेप्ट। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या रहा बेटा कि 2 बॉडीज ऑफ द मास 1 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, 2 वस्तुएं हैं कोई, वो एक है 1 kg का और एक है 3 kg का। ओके, और क्या कह रहा है कि ये 3 kg और इनका पोजीशन वेक्टर दिया बेटा, तो इसका दिया है r1 डैश बराबर दिया है कुछ पोजीशन वेक्टर i + 2j + k, तो i + 2j + k बेटा, ये इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। और इसका भी कुछ पोजीशन वेक्टर दिया बेटा -3i - 2j -3i कैप -2j बेटा -2j और क्या है बेटा +k ये इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी कि ये r1 है और ये r2 वेक्टर r2 है। r1 एंड r2 बोथ आर द पोजीशन वेक्टर्स। अब आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, पूछ क्या रहा है बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखा जाए बेटा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम हैज द पोजीशन वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है। तो r वेक्टर cm बराबर क्या होता है बेटा m1 r1 + m2 r2 अपॉन m1 + m2, ये फार्मूला है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर बेटा, तो आपको पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा एकदम वही फार्मूला, बहुत आसान। अब ये सब रटा नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, तो एग्जाम में उतना प्रेशर होता है एग्जाम का बेटा ना, जीवन जिंदगी का फैसला होता है, प्रेशर होता है, तो फिर कैसे वहाँ पे होगा सॉल्व। और 1 मिनट से ज़्यादा आपको समय मिल रहा है, इसका मतलब कि या तो केमिस्ट्री छूटेगी या तो बायो छूटेगी। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि सबसे पहले बायो कर लें, जो आसान पोर्शन है बायो कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद डिसाइड करिए कि फिर फिजिक्स करना है या केमिस्ट्री करना है। लेकिन द बेस्ट यदि हमसे पूछें कि सर कैसे करें, तो सबसे पहले बायो मारो और कोशिश करो कि बायो 40 मिनट में हो जाए। यदि मैक्सिमम समय ले तो बायो 40 से 45 मिनट, 50 मिनट से ऊपर न जाने पाए, क्योंकि 50 मिनट से ऊपर गया तो फिजिक्स नहीं हो पाएगी। तो हर बच्चे, स्टैंडर्ड बच्चे का यही एक मेजरमेंट होता है कि वह 45 मिनट में बायो मारना है उसको। और अब लगभग 1 घंटे दे दो तुम केमिस्ट्री पर 1 घंटे दे दो। पेपर आसान है केमिस्ट्री, अब फिजिकल केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल्स कम आए हुए हैं तो पेपर और जल्दी हो जाएगा तुम्हारा, 50 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट केमिस्ट्री से बचा लो, 5 मिनट 10 मिनट। अब उसके बाद जो है 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तुमको मिलेंगे मैक्सिमम। अब 1 घंटे 15 मिनट 20 मिनट मिलेंगे बेटा, जितना बचाए रहोगे 1 घंटे तो मिलना ही है, और जितना यहाँ बचाए रहोगे 15 मिनट यदि आपने बचा लिया है बायो में, 5 मिनट बचा लिया है आपने यदि केमिस्ट्री में, तो आपको 1 घंटा 20 मिनट मिलेगा मैक्सिमम टाइम दैट विल बी अवेलेबल टू यू टू सॉल्व द 45 न्यूमेरिकल्स ऑफ द फिजिक्स। और इस स्ट्रेटजीज के साथ आप अब उसमें से बहुत ही फास्ट स्पीड से सबसे पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे डायरेक्ट आ रहा हो, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 45 तक फिजिक्स में करते जाएं।
जिस क्वेश्चन को लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, थोड़ा सा समय दूंगा तो उसके बाद में फिर सेकेंड अटेम्प्ट पहले वाला जितना पहले हो पावे आसानी से उसके पहले कर लीजिए। उसके बाद में तब फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन दूसरी बार में अब देखिए कि कौन सा आसानी से आ जा रहा है, उनको करिए। इसके बाद समय बचता है तब फिर किसी ऐसे क्वेश्चन पे भिड़िए जो लगता है कि ये 2 मिनट का समय दे दूं तो ये निकल जाएगा, तब उस पे आइए। तो दैट विल बी द स्ट्रेटजी। ओके, चलिए फिलहाल आओ जा बेटा यहाँ पर चलते हैं हम लोग जहाँ हैं अभी। तो m1 की वैल्यू हम लोग की 1 kg है बेटा, तो 1 kg तो RCM बराबर हुआ कितना, m1 1 kg इंटू R1 वैल्यू सीधे रख दे I + 2j, तो I + 2j + k वैल्यू सीधे रख दिया जाए प्लस। अब दूसरा m2 तो 3 kg था बेटा यह, तो 3 kg 3 इंटू कितना बेटा -3 कैप -2j कैप प्लस k हो गया अपॉन 1 + 3। अब RCM बराबर कितना हुआ, चल बेटा ये तो वैसे ही रह गया I + 2j + k, ये तो वैसे ही रहा। अब हाँ बेटा, और इधर कितना आ गया बेटा माइनस प्लस -9I कैप -8j कैप और ना बेटा -8 नहीं -6 है ना, हाँ बेटा ये -9I कैप -6j कैप और +3k। ओके, अब बस आंसर निकाल दो यहाँ से बेटा। अब सम करके डिवीजन कर दो बेटा, 4 से डिवीजन कर दो। चलो देखो बेटा कितना आ जाए, फाइनली आंसर पे पहुँचते हैं बेटा। तो फाइनली कितना मिल रहा है हम लोगों को, I है बेटा और यहाँ पे -I है, यानी कि -8 हो गया I, तो -8I कैप + 2j -6, तो +2 और -6 कितना हो जाए बेटा -4 हो जाएगा, तो -4j 3 और 1 4 अपॉन 4 और RCM बराबर कितना हो गया, कट कर दो बेटा, कितना पा जाओगे -2I कैप -j कैप + k कैप। ओके बेटा, तो दैट शुड बी आंसर। और -2I - j + k -2I - j + k। ओके बेटा, फैंटास्टिक। तो आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आसान है, नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट, चलो 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ बेटा 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड 2I, यानी कि 2 वस्तुएं हैं कोई बेटा, एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है और दूसरे की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I है ना। 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसको I1 कर देता हूँ और इसको I2 कर दे रहा हूँ। ठीक, 2 वस्तुएं हैं कोई जिनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ बेटा रिस्पेक्टिवली, और कह रहा है कि देयर एक्सिस ऑफ द रोटेशन इफ द देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन आर द इक्वल, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी है ना बेटा, काइनेटिक एनर्जी पहले वाले की बराबर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन ऑफ दूसरे वाले की, दोनों बराबर है, ये बात बोला जा रहा है। फिर कह रहा है कि इफ ओके, कह रहा है कि देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी इन द रेशियो। अब आपसे पूछ रहा बेटा कि J1/J2 का मान क्या होगा, ये वैल्यू पूछ रहा बेटा, है ना बेटा। J1/J2 तो चाहे J1 भी कहते बेटा, उसे L1 भी कहते, L1/L2 भी बोलते, तो आप चाहे J लिखो चाहे L लिखो। तो J1/J2 का वैल्यू पूछ रहा बेटा। अब जानते हो कि होता क्या है बेटा,
इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो जे एंगुलर मोमेंटम होता क्या बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो एक लाइन लिखी दो बेटा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता क्या है, J/2I। जैसे काइनेटिक एनर्जी बेटा लीनियर मोशन में देखते होंगे बेटा, लीनियर मोशन में, तो लीनियर मोशन में कैसे लिखते हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी बराबर, काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखते हो P²/2m, लिखते हो ना, लेते हो ना। तो जो वहाँ पर लिखते हो लीनियर मोशन में, जहाँ लीनियर मोशन बेटा जहाँ पर ये P होता है वहाँ पर यहाँ J होता है। जो यहाँ मास का काम होता है वही इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काम होता है। तो यदि इतनी बात आपको याद आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी बेटा। तो काइनेटिक एनर्जी 1, पहले वाले का कितना हो गया, तो पहले वाले का J है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया J, एंगुलर मोमेंटम पूछा था तो यहाँ J1 का स्क्वायर हो गया अपान 2I हो गया। क्यों कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले वाले का कितना था, I है ना बेटा, पहले वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, और चूंकि फार्मूले में 2 है तो I के स्थान पे 2I हो गया। अब ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। जस्ट ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी दूसरे वाले की J2 का स्क्वायर अपान 2, तो 2 इंटू 2 क्या I का मान 2 फार्मूले में है और 2I मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी है। तो ये हुआ 2 नंबर। लेकिन क्या क्या रहा है, क्वेश्चन में दोनों बराबर है, तो सिंस काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2, ये तो पहले ही लाइन में दिया हुआ है। तो जब ये दिया हुआ बेटा तो अब दोनों बराबर करना होगा, बराबर कर दो। तो J1 स्क्वायर अपान 2I बराबर कितना होगा बेटा, J2 स्क्वायर अपान 4I, लिख सकते हो आराम से। अच्छा अब बेटा I से I हटा दो, 2 से ये 2 हो गया, मीन्स कि J1 स्क्वायर अपान J2 स्क्वायर बराबर कितना होगा बेटा, ये इधर कर दो और यहाँ पे आया कितना बेटा, यहाँ पर कितना आ गया 1/2, 1/2 आया ना। अब J1/J2 बराबर, तो J1/J2 बराबर 1/√2, दैट इज आंसर। मीन्स कि पूछा था इनका रेशियो बेटा, तो रेशियो यानी ऐसे पूछा हुआ है कि J1/J2 इक्वल टू 1/√2, ये हो गया आंसर। और आंसर कितना है बेटा, तो इसका आंसर हो गया बेटा, आंसर है लास्ट डी ऑप्शन। तो आंसर इज द डी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, चलो हाँ बेटा अब है 12 नंबर क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चंस आपके नीट वाले क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट। चल देखिए, एक ग्रेविटेशन से क्वेश्चन क्या कह रहा कि जियोस्टेटिक सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग टू ए अर्थ एट ए हाइट ऑफ 5 आर एबव द सरफेस। क्या बेटा कि यह अर्थ और एक कोई जियोस्टेटिक सैटेलाइट है कि जो अर्थ के ऊपर ऑर्बिटिंग कर रही, जियो स्टेशनरी है बेटा। ये सैटेलाइट जो है ना कैसी है, जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बेटा। ओके, और अर्थ, तो ये डिस्टेंस दिया है 5R। तो बेटा हमेशा डिस्टेंस जब मेजर किया जाता है तो सेंटर से मेजर किया जाता है। तो जब सेंटर से मेजर करोगे बेटा ये डिस्टेंस, इसकी जब सेंटर से करोगे तो ये हो जाएगा, ये रेडियस जुड़ जाएगा इसमें, R 6R बन जाएगा ना बेटा, ये रेडियस ये 6R हो जाएगा। ठीक, चलो अब जानते हो बेटा फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ये तो जियो स्टेशनरी है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब कि जिसका जो जियो स्टेशनरी यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो क्या हो, वह स्टेशनरी रेस्ट में हो, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सैटेलाइट एंड अर्थ दैट शुड बी 0, तभी तो रेस्ट में होगा। यानी कि टाइम कितना होना चाहिए, टाइम पीरियड कितना हुआ था, तो अर्थ का जितना टाइम पीरियड उसका टाइम पीरियड भी उतना ही होगा, तभी ना।
तभी ना होगा ऐसा बेटा। तो टाइम पीरियड वही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टाइम पीरियड है T1 उसकी वैल्यू कितनी हो गई 24 आवर्स। क्यों? जियो स्टेशनरी, तभी ना इस नाम पड़ा जियो स्टेशनरी। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या बेटा, अब इस क्वेश्चन में दूसरी बात बताया है, क्या है कि द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट विच इन आवर्स विच इज एट हाइट 2r फ्रॉम द सरफेस। अब कह रहा है कि यदि कोई दूसरी सैटेलाइट बेटा यहाँ पर ना, और जिसका रेडियस अभी भी सैटेलाइट है, जिसका रेडियस, जिसकी हाइट यहाँ पर केवल 2r है, कह रहा है कि इसका T2 का मान बताओ। वो T1 दिया हुआ, T2 की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? आसान है, सिंपल है, तुरंत लगना चाहिए। अब देखो बेटा क्या करोगे, तो कैप्लस थर्ड लॉ लगा दो। तो T1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आर क्यूब, यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट कैंसिल होगा, तो सीधे कर दो कि क्या R1 क्यूब कर दो, और T2 स्क्वायर बराबर कर दो बेटा R2 क्यूब कर दो। समझे बेटा? अब देखो तो T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर डिवाइड कर दो, बराबर क्या हो जाएगा बेटा R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। आराम से लिख सकते हो। चलो अब जा देखना बेटा, ये इधर भेज दो इसको, तो T2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा T1 स्क्वायर इंटू R2 बाई R1 का होल क्यूब। यही ना बेटा? अब इसको सिंपल वे में पहले लिख दिया बेटा, अब इसको सिंपल वे में पहले लिख दिया। अब यहाँ पे तुम अपनी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो T2 स्क्वायर बराबर कितना है, T1 24 है, तो 24 का होल स्क्वायर इंटू R2 बेटा 6 है, तो 6R अपान R1 कितना बेटा 3R हो जाएगा, 3R हो जाएगा। कैसे? फिर वही बात कि बेटा यहाँ पे ये 2R है और एक R ये हो गया, तो सेंटर से नापोगे डिस्टेंस तो 3R हो जाएगा, तो 3R हो बेटा। और ये सबका क्या है क्यूब है, यार से यार हटा दो, ये 2 हो गया। तो अब देखो बेटा आया कितना, तो T2 बराबर कितना हो गया, तो T2 बराबर, तो T2 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, तो 24 आवर्स, 24 का स्क्वायर इंटू 2 हुआ, तो 2 इंटू 8। हाँ बेटा, अब आवर्स में है ना, तो चलो तो 2 का होल क्यूब हो गया बेटा, और 2 का होल क्यूब यानी कि T2 स्क्वायर बराबर हो गया, इसका 2 का होल क्यूब करोगे बेटा 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 24 का होल स्क्वायर मीन्स कि आवर में निकालना बेटा। तो हाँ बेटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग थोड़ा सा इसमें अपान आना चाहिए था बेटा यहाँ पे। तो एक सेकंड रुक जाओ बेटा, हम देख लें फिर से। हाँ बेटा, यहाँ पे R2 1 अपान R2 बेटा हम लोगों का ना, T1 हम लोग का कितना था 24 है, और T2 हम लोग का बेटा निकालना हम लोगों को, तो यहाँ पर भेज दिया। R2 हम लोग बेटा, ये हम लोगों का R2 कितना था, R2 का फिर से देखना बेटा, यहाँ पे एक लाइन वैल्यू उल्टा हो गया बेटा, R1 का R2 में, R2 का R1 में लग रहा है। तो एक सेकेंड, चलो बेटा अब ऐसा देखना, R2 की वैल्यू कितनी थी, ये R2 है ना, और R2 की वैल्यू हमको 3R है बेटा, तो R2 की वैल्यू हमको 3R है ना, तो हाँ बेटा 3R अपान 6R हुआ ना, और क्यूब, ठीक बेटा। चलो कोई बात नहीं, चलो बेटा, तो यहाँ पे 24 इंटू 24 इंटू
और एक तो बेटा ये कितना हो जाएगा, तो 3 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो अब ये बेटा स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि ये बेटा स्क्वायर है तो 24 हो गया, और इसका स्क्वायर लेंगे ना बेटा तो √8 बन जाएगा, और हम लोग अब यहाँ से इसको हटा दें, हो गया बेटा। तो चलो अब T2 बराबर कितना बेटा फाइनली, तो 8 है, 24 है बेटा, और यह 8 मीन्स कितना हो जाएगा 4 × 2 यानी 2√2, तो 2√2 हो जाएगा। ये आया कितना बेटा, ये होगा 12/√2, तो 12/√2। और अब इसको भी और क्या छोटा कर दें, तो और कैसे लिख सकते हैं बेटा इसको, तो T2 बराबर 12/√2, नीचे पर रूट से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा कितना बेटा, बराबर कितना हो जाएगा ये 6√2, तो T2 बराबर हुआ 6√2 क्या आवर्स। ओके, तो ये था बेटा फैंटास्टिक आंसर आपका, और आंसर था ऑप्शन ए। एक बार फिर से देखें बेटा इस क्वेश्चंस को। हाँ बेटा एक बार फिर से देख लें क्वेश्चन, तो आसान है बेटा। अब यही सब क्वेश्चन तो आते हैं। अब देखिए पेपर की सेटिंग, पेपर की सेटिंग बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सब सेट करके दिए हुए थे। ठीक, हो गया। चल बेटा और आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई डाउट तो होगा नहीं बेटा, बहुत ही सिंपल वे में है सब कुछ। आओ चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब हम चलते बेटा, और क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हम लोग का, 13 नंबर पे चलते हैं। चल बेटा, तो अब है हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये वायर ऑफ लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है, मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ द यंग मॉडुलस Y दिया बेटा, और फिर कह रहा है कि इफ़ द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय द अमाउंट X द वर्क डन इज। दिस इज द वेरी टेक्निकल क्वेश्चन। चलो ये वायर है कोई, तो बेटा ये कोई एक वायर है जिस मटेरियल का बना है, तो कह रहा है कि उसका यंग मॉडुलस बेटा ये कह रहा Y है, और क्रॉस सेक्शन एरिया बोला है A है, लंबाई L है, और इसको खींचा गया, स्ट्रेच किया गया कितना X। तो कह रहा बेटा कि वर्क डन कितना होगा। X स्ट्रेच करने में वर्क डन कितना हुआ। दिस इज द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ना बेटा, कोशिश करो। चल बेटा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ पे दो प्रोसेस हैं। प्रोसेस फर्स्ट ना, W बराबर फोर्स इनटू एवरेज डिस्प्लेसमेंट। आप इस प्रोसेस से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। दूसरा प्रोसेस सेकंड, क्या करोगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना, देखो बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो ना, फोर्स तो जो लगाए हो उसको स्ट्रेच करने के लिए जो भी फोर्स लगाया बेटा वो तो कांस्टेंट है F, लेकिन इसकी जो एक्सपेंशन हो रहा है वो कांस्टेंट नहीं है ना। तो एक स्मॉल dx मान लो एक्सपेंशन, यहाँ पर स्मॉल ले लो dx मान लिया इसको, और फोर्स लगा है F, तो नाउ यू कैन से दैट द यस व्हाट विल बी द W। तो W इंटीग्रेट कर दो बेटा, F इंटू dx कर दो, F इंटू dx कर दो, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके x तक। यस यू कैन गेट योर आंसर। ये काम करना बेटा। अब दोनों प्रोसेस आंसर तो दोनों से आ जाएगा। कैसे, चलो दिखाता हूँ। तो F ये प्रोसेस लगा दो बेटा, पहला ही लगा देते A लगा देता हूँ,
चलो बेटा इंटीग्रेट कर दो। जानते बेटा कि y बराबर क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है ना। अच्छा अब इसको लिखोगे तो बेटा y एंग मॉडुलस y स्ट्रेस मीन्स एफ बाई ए अपॉन स्मॉल एल बाई कैपिटल एल। तो चलो लिख देता हूँ ये बेटा। अच्छा अब यहाँ पर y बराबर क्या हुआ, एफ बाई ए, जो बेटा एफ बाई ए इंटू एल ऊपर चला जाएगा तो एल अपॉन एल है ना बेटा। चलो अब यह देखना बेटा हमको एफ की वैल्यू चाहिए, तो एफ बराबर क्या हुआ, तो एफ बराबर हुआ वाई ए और स्मॉल एल जो इलांगेशन है उसको एक्स दिया है यहाँ पर, तो हम एक्स यूज कर लेते बेटा। तो एक्स तो वाई ए एक्स और एफ की वैल्यू निकाल रहा हूँ, एल कैपिटल नीचे कर दूँ और ये हमारा हो गया एफ की वैल्यू हमने निकाल लिया और फार्मूला आपके सामने है। तो W बराबर क्या होगा बेटा, 0 to x एफ की वैल्यू वाई ए अपॉन एल एक्स इंटू डी एक्स। सॉल्व कर दिया इसको। चलो बेटा तो W बराबर कितना हो गया, वाई ए एल, ये तो कांस्टेंट है बाहर निकला, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। जैसा बेटा डिफ्रेंशिएट इसको इंटीग्रेट कर दो एक्स को, तो एक्स का डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया। और पाए हम लोग क्या कि W बराबर वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2L। तो दिस इज द वर्क डन एंड योर आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो आंसर इज फैंटास्टिक आंसर, आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए इज द फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ हाफ वाले से भी कह दो एफ का मान तो मिला ही है, एवरेज ले लो एल का। यदि इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो, यदि इंटीग्रेट नहीं करना चाहते हो ना बेटा, तो यहाँ पर एफ का मान तो निकला है ना, एफ बराबर तो निकला ही है और यहाँ पे एक्स बाई 2 से ये एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया, तब भी आंसर आ गया। देखो कैसे बता दूँ बेटा। दूसरा प्रोसेस W बराबर फोर्स तो निकाले ही हो, तो अभी फार्मूला क्या होता है, वाई ए एक्स अपॉन एल है ना, इंटू एवरेज डिस्प्लेसमेंट। पहले 0 था डिस्प्लेसमेंट, फिर एक्स हुआ फाइनली, एवरेज ले लो 2 होगा। तो अब W बराबर कितना हो गया बेटा, तो W बराबर हो गया हम लोग का वाई ए एक्स स्क्वायर बाई 2L हो गया ना बेटा, तब भी आंसर आ गया। तभी फर्स्ट क्लास है। 2 प्रोसेस होते हैं, तुम चाहो तो इंटीग्रेट करो, चाहो तो तुम ऐसे सॉल्व करो बेटा। ठीक, आओ अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ बेटा और आगे बढ़ते हैं, और हम लोग का नंबर था, चलो ये था 30 नंबर। अब हमें हम लोग को अब है अगला क्वेश्चन 14 नंबर। चलो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए इज हीटेड 20 से। कोई एक आयरन का बार है, यानी कि कोई एक आयरन पीस है बेटा, आयरन का बार है कोई एक, मान लिया जाए, ऐसे मान लेते हैं इसको। और पहले यह 20 डिग्री सेल्सियस था θ1 और फिर θ2 की वैल्यू 80 डिग्री सेल्सियस इसको हीट किया गया, ठीक ना बेटा, हीटेड। इसको पहले 20 डिग्री सेल्सियस पे था, फिर 80 डिग्री सेल्सियस तक इसको हीट किया गया। अब कह रहा है द बार इज सो हेल्ड बिटवीन सपोर्ट दैट इट इज नाइदर अलाउड टू एक्सपेंड नॉर अलाउड टू बेंड। ना ही इसमें एक्सपेंशन होने दिया जा रहा है और ना ही कंट्रैक्शन, ना ही बेंडिंग। अब आपसे कह रहा है कि इफ द स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन द बार इज यस, यानी कि इसमें स्ट्रेस यस डेवलप हुआ। स्ट्रेस मीन्स वही एफ बाई ए ना। तो आपसे कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि यह स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलो बेटा तो जानते हो ना। अब यहाँ हम कोई डायरेक्ट फार्मूला लगाना चाहें, डायरेक्ट कोई फार्मूला लगाना चाहें, तो यदि हम 20 डिग्री सेल्सियस पर कोई राड हो और हम उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें, हीट करें, तो लीनियर एक्सपेंशन
लंबाई श्योर बढ़ेगी, लंबाई श्योर बढ़ेगी। मीन्स कि जानते बेटा कि L की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, लंबाई बढ़ेगी। अच्छा, अब यदि मैं कहूँ बेटा कि अब जब एक बात ध्यान देना बेटा कि जब इसकी लंबाई बढ़ेगी यानी कि यहाँ लंबाई चेंज हो रही है, तो जब लंबाई चेंज हो रही होगी तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी, बात समझिएगा, थोड़ा सा ये किसी फार्मूले से नहीं लगेगा, कॉमन सेंस। तो जैसे जैसे इसकी लंबाई बढ़ रही है तो वैसे जब मान लो ये दीवार है, वाल है या, तो वाल पर फोर्स बढ़ेगा ना, वाल पर फोर्स बढ़ेगा, और जो वाल पर फोर्स लगेगा वह और अपान उसका एरिया, उसी को स्ट्रेस कहते हो, F बाई ए। अब यहाँ पे फोर्स जो भी क्रिएट होगा F, जो एरिया है A, तो अभी क्या बन गया, स्ट्रेस बन गया। तो जब लंबाई बढ़ रही है तो फोर्स बढ़ रहा है, ये बात हुई कि जब लंबाई बढ़ रही है तो फोर्स बढ़ रहा है। लंबाई कब बढ़ रही है, तो जब यल बढ़ रहा है, तो यह प्रोपोर्शनल टू यह है ना। और फिर कह सकते हो कि यल प्रोपोर्शनल टू यस कह सकते हो स्ट्रेस, क्योंकि उसको रोकना है, ना ही बेंडिंग होने पावे, ना ही एक्सटेंशन हो उसमें, ना ही कॉन्ट्रैक्शन हो, ना ही बेंडिंग हो। तो ऐसा तभी होगा ना कि जब ये इसको काउंटर करे, स्ट्रेस इसको काउंटर करे, बढ़ने को रोक दे, बेंडिंग को भी रोक दे, सबको रोक दे। तो यह स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके हुआ और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके हुआ है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, जब ये दोनों एक ही चीज़ें हैं तो दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू L। अब बेटा यदि इसको किसी फार्मूले से निकालोगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और पहला ही ऑप्शन है बेटा कि स्ट्रेस यस प्रोपोर्शनल टू, तो आंसर है बेटा इसका कि स्ट्रेस यस प्रोपोर्शनल टू L। इस पे आपको आंसर मारना था, दैट इज द ऑप्शन ए। ओके, क्लियर। चलो, तो कभी कभी क्वेश्चंस देखो आसान क्वेश्चंस है लेकिन थोड़ा सा घुमा करके दिया है। अब आप सोचेंगे कि 20 से 80 क्यों दिया है, तो 20 से 80 θ1 से θ2 की कोई वैल्यू ऐसे ही यूं ही रख दिया है ना। चलो, उसका कोई यूज नहीं है। और अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई एक यूनिफॉर्म मेटल रॉड है जो क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिली स्क्वायर है, अब 2 मिली स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा। अब ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है बेटा इसका 0.2 मिलीमीटर स्क्वायर, और θ1 से θ1 0 डिग्री सेल्सियस है बेटा, और θ2 है इसका 20 डिग्री सेल्सियस, हाँ बेटा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, और ये क्या है बेटा, मेटल रॉड, मेटल रॉड, ठीक। जो वैल्यूज दी हुई हैं उनको मैं बता दूं। द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा की वैल्यू भी दिया हुआ बेटा। अल्फा का मान है 12 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा की वैल्यू है। इट्स यंग मॉडुलस भी दिया हुआ है बेटा, वाई भी दिया हुआ है, वाई भी है 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के ऑर्डर का ये वैल्यू है, ये वाई यंग मॉडुलस की ये वैल्यू है। कह रहा कि द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रॉड विल बी। चलो बेटा देखो, जानते हो कि जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम होती है बेटा कि वो होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होती है बेटा। ये किसकी एनर्जी होती है बेटा, एनर्जी यूनिट वॉल्यूम, यूनिट यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम, ये पर यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी होती है बेटा, ध्यान रहे हमेशा। तो जब ये पर यूनिट एनर्जी की होती है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि हाफ इंटू, यहाँ पर बेटा यदि लिख दिया जाए वाई के फॉर्म में लिखो तो इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि वाई बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन।
तो स्ट्रेस की वैल्यू निकाल दो, वाई इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको, हो बेटा। तो अब चलो जरा देखना, अब इसके बाद जानते बेटा कि इसको अब कहते हैं कि थर्मल स्ट्रेन की ज़रूरत पड़ेगी अब हम लोग को यहाँ पर। तो टेम्परेचर के कारण जो लेंथ बढ़ती है वह लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ को कहते हो बेटा थर्मल स्ट्रेन कहते हो। अब जानते बेटा कि थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, पहले समझा दूंगा आपको। चलो बेटा जानते हो कि LT बराबर होता है L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। फार्मूला याद है ये, श्योर याद होगा। चलो अब जब देखना, तो LT का मतलब कि T टेम्परेचर पर, और ये किस पर है, L0 टेम्परेचर पर। तो अब देखो LT बराबर कितना हो गया, L0 प्लस L0 अल्फा डेल्टा थीटा। याद है बेटा ये सब? चलो याद होना चाहिए। LT माइनस L0 बराबर L0 अल्फा डेल्टा थीटा, नो प्रॉब्लम। अब ये क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी क्या हुआ, डेल्टा L हो गया ना बेटा, डेल्टा L हुआ ना, और L0 अल्फा डेल्टा थीटा लिख सकते बेटा। अब ये बेटा चेंज है ना लेंथ का, अब ये चेंज अपॉन इनिशियल, तो डेल्टा L अपॉन L0 को क्या कहोगे, स्ट्रेन। कैसा स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन है बेटा। अब बराबर कितना आया, तो पा गए आप कि थर्मल स्ट्रेन बराबर कितना पा गए, अल्फा डेल्टा थीटा। देखो बेटा अब ये चीज़ ध्यान देना, यदि आपको ये बात मालूम होती अल्फा डेल्टा थीटा होता है, यदि ये बात पता होती पहले से आपको, तो ये सब करने की ज़रूरत तो है नहीं। आप सीधे लिखोगे ना अल्फा डेल्टा थीटा। तो चीज़ों को याद रखना कितना ज़रूरी है, देख रहे होंगे कितना ज़रूरी है इनको याद रखना। तो अल्फा डेल्टा थीटा बेटा बहुत ही आवश्यक है ना बेटा, कि ये सब चीज़ें याद रहें आज की डेट में। उसके बाद तो फिर जब पहले तो याद रहे और तब ना फिर आगे सॉल्व होगा। अच्छा अब देखो, अब यहाँ पर यदि ये बात याद होती तो सीधे हम यहाँ वैल्यू पुट कर दिए होते इसमें। यही है हमारे क्वेश्चन। तो अब हम चूँकि आपको डिटेल समझा रहे हैं तो इसलिए हम ये पूरा सॉल्व कर रहे हैं डिटेल। हो सकता है कोई ऐसा हो जो ना मालूम हो, तो उसके लिए भी सब बताते चल रहे बेटा। तो देखिए अब यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू कितना आई हमारी, स्ट्रेन की वैल्यू आई हमारी अल्फा डेल्टा थीटा। यदि अच्छा हमारा आंसर तो यहाँ से ही निकल जाएगा। अब हमको एनर्जी की वैल्यू चाहिए थी बेटा, एनर्जी बराबर कितना हुआ, तो हाफ इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू तो दिया, परहैप्स समथिंग इज गिवन देयर। तो कितना दिया बेटा, 10 पावर 11। तो बेटा 10 पावर 11 ये वैल्यू है वाई की, इंटू और क्या, और बेटा अल्फ़ा की भी वैल्यू दी हुई बेटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर से ले लिया जाए आपका। तो बेटा अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 12 इंटू माइनस 6। तो यहाँ पे ले लो बेटा 12 इंटू 10 पावर माइनस 6 और इंटू 0 से 20 यानी कि 20, और अल्फ़ा स्ट्रेन का स्क्वायर भी है ना, तो अल्फ़ा इसका स्क्वायर कर दो। और u बराबर कितना है बेटा, u बराबर तो हाफ इंटू 10 टू पावर 11 इंटू 144 144, और यहाँ पर कितना हो जाए बेटा, ये 10 पर 10 पावर माइनस 12 इंटू 400। ओके क्लियर। आओ अब देखना बेटा u बराबर कितना हो गया, तो अभी हो जाएगा यहाँ से, मैं इसको काट दे रहा हूँ बेटा, 200 कर दूँ, और 10 पावर 11 है, 10 पावर माइनस 12 है बेटा, ठीक। तो अब चलो बेटा आया कितना हम लोगों का, आ गया 144 इंटू 10 पावर माइनस 1 है, यहाँ 20 आ जाएगा, 20 हो गया। और u बराबर कितना बेटा, ये 288 हुआ, एक जीरो और ना। चलो तो आंसर चेक कर ले पहले, तो 2880 जूल पर क्यूबिक मीटर। तो जूल पर
क्यूबिक मीटर, तो दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। हो गया बेटा, तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, यानी कि आंसर कौन सा होगा बेटा, तो ये 15 का आंसर हुआ डी ऑप्शन। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, हो गया बेटा। चलो, तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बेटा, हैं, आ जाओ, चलो बेटा, चलो कोई बात नहीं, और एक दो ले लिया जाए। सोचे थे बेटा कि 30 नंबर तक तो कम से कम कर ही दें, लेकिन सब समझाना भी पड़ा ना बेटा, तो टाइम लग रहा है। 1 मिनट, क्या किया जाए, रुक दे क्या। चलो आजा, फिलहाल कौन सा नंबर था बेटा, 15 था। अब चलते हैं हम थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और लेते बेटा, 16 नंबर पर चलते बेटा, 16 नंबर। चलो 16 नंबर क्वेश्चन बेटा, देखो तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि द वर्क डन टू इंक्रीज द साइज ऑफ द रेक्टेंगुलर सोप 8 सेंटीमीटर। दो बेटा, कोई एक रेक्टेंगुलर सोप बबल है, या एक कोई ना सोप बबल है ना, बबल नहीं बेटा, फिल्म है। एक कोई सोप की फिल्म है। अच्छा, अब इसकी साइज को बढ़ा रहा है, इसी साइज को ये बढ़ा रहा है बेटा, अब ये बड़ा कर देगा इसको। अब पहले साइज कितनी थी, तो पहले साइज बता दो बेटा कि ये था 8 सेंटीमीटर 3.75, यह था 8 सेंटीमीटर और ये था 3.75 सेंटीमीटर। अब बढ़ा करके ना, अब ये सोप का फिल्म एक है बेटा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि इसकी साइज को बढ़ा दिया, और बढ़ा के कितना किया है बेटा, ये बढ़ा के किया है 10 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर, यानी कि अब ये 10 सेंटीमीटर हो गया बेटा ये, और ये हो गया 6 सेंटीमीटर, ये हो गया ये हो। तो पहले A1 कितना हुआ, तो A1 हुआ 8 इंटू 3.75 हुआ बेटा, ये A1 की वैल्यू हो गई। यानी कि पहले बढ़ाने के पहले एरिया कितनी थी, तो बढ़ाने के पहले जो एरिया थी बेटा वो कितनी थी, 8 40 जीरो हो गया, 4 हो गया, और 8 56 4 60 जीरो हो गया बेटा, और 24 30 हो गया बेटा ना, इतना सेमी स्क्वायर, इतना था पहले बेटा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर था। और A2 10 इंटू 6 सेंटीमीटर है बराबर, यानी कितना हो गया बेटा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया एरिया। अच्छा, अब जानते बेटा कि वर्क डन भी दिया हुआ है। अब आप जानते हो कि W बराबर क्या होता है बेटा, W बराबर होता है 2T इंटू डेल्टा A। कब होता है 2, जब कोई फिल्म होती है ना, वाटर ड्रॉप होता तो नहीं होता, क्योंकि एयर में यहाँ पर दोनों सरफेस संपर्क में है बेटा, इसलिए जो है वहाँ 2 लगेगा यहाँ। अब आपसे T की वैल्यू पूछा बेटा, W का मान दिया हुआ है, तो T का मान सरफेस टेंशन की वैल्यू पूछ रहा है, तो W अपॉन क्या 2 इंटू डेल्टा A कर दो बेटा, और T बराबर W वर्क डन। अब देखो बेटा, वैल्यू कुछ दिया हुआ है, वर्क डन की वैल्यू दिया हुआ है, वर्क डन कितना बेटा, द सरफेस द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द साइज इतना से इतना इज इतना 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴ जूल अपॉन 2 इंटू, और ये कितना है बेटा 60 है ना, तो 60 सेमी स्क्वायर माइनस 30 सेमी स्क्वायर, ये डेल्टा ए की वैल्यू आ गई। अब इसको हमको सॉल्व कर देना बेटा, 2 के यहाँ से हटा दिया जाए, सरफेस टेंशन 10⁻⁴ है, और अपॉन या 60 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आया कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हुआ ना। अच्छा, यानी कि 10⁻⁴ से 10⁻⁴ कैंसिल हो गया, तो T पावर कितना, T बराबर कितना आया 1/30 क्या न्यूटन पर मीटर, न्यूटन में पर मीटर, क्योंकि हम लोग मीटर में चेंज कर दिया है। तो T बराबर क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, 3.3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर, एंड द आंसर विल बी बेटा, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन है बेटा।
तो सेकंड ऑप्शन यानी कि आंसर है बी ऑप्शन। ओके, चलो इस तरह से आपको करना है एग्जाम में। और 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो सब्सटेंस ऑफ द डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 है। कोई दो सब्सटेंस है बेटा, यह एक सब्सटेंस है डेंसिटी इसकी ρ1 है, और कोई दूसरा एक सब्सटेंस है, एक कोई दूसरा सब्सटेंस है ना, ये दूसरा कोई सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी और ρ2 है, और इन दोनों को पहले मिलाया जा रहा है, आपस में मिक्स किए जा रहे हैं, ऐसा मिक्स टुगेदर। मिक्स को दोनों को मिक्स कर रहे हो, कैसे कर रहे हो तो बेटा, तो अब आपसे कह रहा है ना कि मिक्स इक्वल वॉल्यूम एंड रिलेटिव डेंसिटी इज द 4। इक्वल वॉल्यूम, जब वॉल्यूम इक्वल कर रहा है तब की बात कर रहा है। तो जब इक्वल वॉल्यूम जब मिक्स किया बेटा, तो आर डी रिलेटिव डेंसिटी को कह रहा 4 है, और जब कह रहा कि इक्वल मास किया है तो रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू कह रहा 3 है। ये क्वेश्चन दिया बेटा। आओ अब जब इक्वल वॉल्यूम होता है तब जानते हैं बेटा, फार्मूला याद होना चाहिए। अब इक्वल वॉल्यूम तो रिलेटिव डेंसिटी का मान होता है बेटा ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 2। अब कैसे होता है सब डिटेल में बताया हूँ बेटा, ये सब ना, वहाँ पे थोड़ा सा पीछे कोई डाउट है तो वहाँ से संपर्क कर लो बेटा, वीडियो देख लो। चलो बेटा, जब इक्वल मास होता है तब क्या होता है, अब सीधे यहाँ पर याद कर लो बेटा। आज के डेट में अभी नहीं याद है तो सीधे याद करो, इक्वल वॉल्यूम में रिलेटिव डेंसिटी दोनों का सम एवरेज हो जाती है दोनों की। इक्वल मास जब होता है तब क्या होता है बेटा, तो वहाँ लिखो आर डी बराबर होता है 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2। बात समझा बेटा। अब ये देखो, अब पहले वाले की वैल्यू दिया हुआ है 4, पहले वाले की कितना दिया बेटा 4 दे ना, 4 है, और दूसरे की वैल्यू बेटा दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है। अब जरा ध्यान देना वहाँ पर, तो ρ1 प्लस ρ2 बराबर क्या लिख सकते हो, 8 हो गया, हुआ। अब फिर देखो, अब यहाँ पे देखो एक 3 दिया हुआ है, तो 2 ρ1 ρ2 अपॉन ये कितना है 8 है ना, सम इसका 8 आया है ना, 8 आया है ना, तो 8 बराबर 3 है। बात समझा। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो गया 4, तो ρ1 ρ2 बराबर देखो ये कितना हो गया 12। बेटा दोनों का प्रोडक्ट 12 है और दोनों का सम 8 है, दोनों का प्रोडक्ट 12 है। अब तुरंत चले जाओ आगे भी सॉल्व करना, अलजेब्रा का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो ρ1 दे बेटा, पूरा डिटेल सॉल्व करते हो तो ρ1 प्लस ρ2 का मान 8 है ना, तो तुमको ρ1 माइनस ρ2 का मान निकालना पड़ेगा, तब जा करके अलजेब्रा जैसे सॉल्व कर दे प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर करते हो ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं, स्मार्ट वे। क्या दो ऐसा आप देखो ऑप्शन में, तुरंत ऑप्शन देखो कौन मैच कर रहा, दो का सम, दो ऐसे ऑप्शन देखो कि जिसमें सम 8 हो, प्रोडक्ट 12 हो। तो दो संख्या बताओ जिसका सम जोड़े 2 8 आ जाए, अब गुणा करो दोबारा, बस सिंपल। पहला ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया 6 2, 6 प्लस 2 जोड़ दिया 8, 6 इंटू 2 किया 12, दैट इज आंसर। दूसरा ऑप्शन दिया है ρ1 ρ2 3 and 5, तो 3 and 5 जोड़ दिया 8, लेकिन 3 इंटू 5 15, नो मैच। तीसरा ऑप्शन दिया है 12 and 4, नो मैच, 12 4 16, और मल्टीप्लाई किया तो 48, नहीं मैच कर रहा। और तो चौथा ऑप्शन डाला दीज, फैंटास्टिक आंसर। आंसर कौन सा, फैंटास्टिक आंसर, आंसर ए। ओके, तो
यानी कि दो सब्सटेंस आपस में जब मिलाते हैं तो क्या होता है बेटा। चलो अब और आगे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन था सब बेटा। तो चलो कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, 17 नंबर क्वेश्चन हो चुका बेटा। अब 18 से लेकर के बाकी का ना बेटा क्या पूरा ही कर देते बेटा। चलो ठीक है, नहीं रहने देते, रोक देते बेटा। ठीक, तो अब इसके बाद फिर मिलते हैं, अभी जस्ट अगला वीडियो देते हैं, तब तक इसको देख लो, इतना कर लो, तुरंत अगला वीडियो देते हैं। ओके चलो फिर मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।